गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम लाइट चैप्टर का तीसरा दिन आप लोग के बीच रखेंगे। इसमें आज के दिन हम दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताएंगे और दर्पण में प्रत्येक बिंदु को किस तरह डिनोट करते हैं इसको बताएंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब हम चैनल पर वीडियो अपलोड करें आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं। अब आपके सामने आ चुका है लाइट, और हमने पीछे क्लास में बता चुके हैं लाइट के बारे में। ये लाइट के कारण जो रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तन की क्रिया होती है प्रकाश की किरण का, वो कैसे अपना प्रतिबिंब का निर्माण करती है और उसकी स्थिति क्या होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोटो हमने पीछे दिन बता चुके थे। अवतल दर्पण इसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण की परिभाषा भी बताए थे। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। मतलब अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। परावर्तक सतह वह होता है जिस ओर चिकना होता है। इतना भी बता चुके थे। अब देखिए, सबसे पहले हम इधर का ये बिंदु M इंडिकेट करते हैं और इसको M डैश इंडिकेट करते हैं। तो आपको ये चीज अगर हम रेखा मिला दें, ये चीज जो मिला दी है M डैश, ठीक है, M डैश, ये दर्पण का द्वारक कहलाया। क्या कहलाया? दर्पण का द्वारक। क्लियर है? M डैश जो है वो दर्पण का, ये दर्पण का द्वारक है। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां M बिंदु से M डैश बिंदु को मिला दिए तो क्या बन गया? ये दर्पण का द्वारक बन गया। दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, इसको परिभाषा कैसे देंगे? ये देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक है M डैश, ये इसकी चौड़ाई हो जाती है दर्पण की, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, अब यहां पर एक कटान बिंदु है, ये दर्पण के बीच में होती है। दर्पण जो है गोलीय दर्पण के बीच का एक बिंदु जो होता है इसको बोलते हैं P, मतलब पोल, मतलब ध्रुव। ये हो गया P बिंदु, इसका नाम हो गया पोल, मतलब ध्रुव होता है। और देखिए, अब यहां से एक हम वृत्त बनाते हैं। अगर वृत्त में एक केंद्र होती है, वृत्त में क्या होती है? एक केंद्र होती है। तो ठीक हमने पीछे क्लास में बताए थे, जो ये दर्पण गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से कटा होता है। खोखला गोला, जब ये गोला की बात आएगा तो गोला में एक केंद्र जरूर होता है। वो केंद्र मान लीजिए यही है, यही केंद्र मान लीजिए उठ के यहां आ जाता है। इसको बोलते हैं C, मतलब केंद्र, और यहां C और P मतलब CP जो है वो बन जाता है वक्रता त्रिज्या। ये बन गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या CP जो है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है, यहां से यहां। अब CP को इंडिकेट किया जाता है R के द्वारा। क्लियर है? आप लोग देख रहे हैं CP को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? R के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये R मतलब त्रिज्या होता है, रेडियस,
आप लोग जानते हैं वृत्त में एक त्रिज्या होता है, आप लोग जानते हैं वृत्त में एक त्रिज्या होता है, वही त्रिज्या रेडियस है यहाँ पर सीपी, जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है किसी भी दर्पण के लिए। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या और ये सीपी के बीच, मतलब एकदम बीच में होती है, वो बिंदु एफ होती है। क्या होती है? सीपी के मध्य बीच में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये रेखा खींच दिए, रेखा यहां से ए, यहाँ बी, मान लीजिए ए और बी अगर इंडिकेट कर दिए, इसका बीच मान लीजिए कोई ना कोई सी बिंदु होगा बीच में, वही बीच का बिंदु यहाँ पर एफ है, और ये एफ बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस, जो हम हिंदी में लिखते हैं। अब देखिए, ठीक है, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जो नहीं समझ में आ रहे हैं वो एक दोबारा वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखियो एफ जो है वो है मुख्य फोकस। अब देखिए यहाँ पर पी एफ भी एक, यहाँ पर पी है और यहाँ से ये बीच की दूरी, देखिए ये पी एफ, ये कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी या इसको फोकसांतर बोलते हैं। फोकसांतर भी बोलते हैं। ये फोकस दूरी कह लो या फोकसांतर कह लो, मतलब फोकस जो है ध्रुव, और यहाँ पर ध्रुव इसको बोलते हैं ध्रुव। ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो वो देखिए, इसको वक्रता त्रिज्या, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है। अब देखिए एक चीज और यहां से समझ जाइए, ये एक तरह से जीरो है। हम लोग जो गणित में पढ़ते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में ये कटान जो बिंदु है ये जीरो होती है, वही यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर जीरो कहते हैं। और यहाँ से आप ही लोग बताइए, जब यहाँ से संख्या रेखा पर जब दाहिनी ओर चलते हैं तो प्लस में जाते हैं, और बाईं ओर चलते हैं तो माइनस में जाते हैं। बाईं ओर चलते हैं तो माइनस में जाते हैं, ऊपर की ओर होती है तो प्लस होती है, नीचे की ओर होती है तो माइनस होती है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है। देखिए चार रेखा, एक तरह से ये रेखा, ये रेखा, ये और ये चार रेखा है, कटान बिंदु ठीक इसी प्रकार चार हैं, और ये जीरो है। यहां से इधर जब जाती है तो प्लस में वैल्यू होगी, इधर से जब होगी तो माइनस में वैल्यू होगी, जब ऊपर की ओर होगी तो प्लस होगी, नीचे की ओर होगी तो माइनस होगी। अब नीचे की ओर होगी वो कैसे, वो आगे हम पढ़ते हैं। नीचे कैसे बनता है, ऊपर कैसे बनता है, दाहिनी ओर कैसे जाता है, बाईं ओर कैसे मापते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बाईं और दाईं ओर तो क्लियर हो जाता है। देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव से जितनी दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से मापते हैं, यहाँ से क्या मापते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इधर की ओर मापते जाएंगे तो जो भी माप लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, और इसके बाद जो माप आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं, अगर कोई वैल्यू प्लस में आती है किसी चीज की, तो वो आती है, वो होती है दर्पण के पीछे का, और ये होती है दर्पण के आगे का भाग। ये दर्पण के आगे का भाग है, इधर की ओर दर्पण के पीछे का भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। अब इसमें ये चिन्ह परिपाटी के ऊपर से था, अगर कोई चीज हम ऐसे रखते हैं, ये सीधा है, ये होता है प्लस में। अब यही चीज का जब उल्टा बनता है, इसका अपोजिट है, ये नीचे की ओर है, नीचे तीर है ना, इसका मतलब नीचे की ओर है, ये इसका मान माइनस में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी माप ले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापे तो ये हो जाएगी माइनस। यहाँ कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर ऊंची है, अगर ये 5 सेंटीमीटर उल्टी है तो इसका मतलब ये माइनस में 5 सेंटीमीटर आएंगे, और ये प्लस में 5 सेंटीमीटर होगा, ऊपर की ओर है इसलिए। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं आगे हम अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण में ये बिंदु जो है ये सभी चीज में होते हैं, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो सिर्फ नाम थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन सारा कुछ यही रहता है। अब देखिए, अब इसका नाम है अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति अलग अलग होती है। अब देखिए, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, इसमें बस 3 चीज आपको याद रखना है। 3 चीज याद रखिए, सारा का सारा इसमें स्थिति खत्म हो जाती है। अब देखिए,
इसको इधर अनंत कहते हैं, इधर कहां जाएंगे पता नहीं चलता है इसको, इसलिए अनंत कहते हैं। अनंत, अनंत मतलब इधर पीछे की ओर कहां जाएंगे पता नहीं, इसलिए अनंत इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब अनंत से ये वक्रता केंद्र है, हम आपको पहले बता चुके हैं, वक्रता केंद्र को सी के द्वारा सूचित किया जाता है, एफ को किसके द्वारा, फोकस दूरी को एफ के द्वारा सूचित किया जाता है, पी एफ जो है फोकस दूरी है, ठीक है, और सी एफ जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी कहता है, ये क्वेश्चन होगा F बराबर R/2। अब इसको भाषा में क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनिए, F बराबर R/2। अब देखिए PF जो है, ये PF जो था वो ही स्मॉल f था, ठीक है, और CP जो था वो था R, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, F जो है, ये F जो है ये वक्रता त्रिज्या, ये R है ना, इसका आधा है, तो ये क्या होगा, ये 2 इधर भाग में है, इधर भाग इधर जाएगा तो गुना होगा, तो R बराबर क्या होगा 2F। अब यहां से हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या, इसका नाम है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का 1/2 गुनी है, मतलब आधी है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 1/2 गुनी है, मतलब आधी है। बात समझ आ रही है। चलिए अब ये चीज यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान में इसमें रखिए, फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, माइनस में। इसकी फोकस दूरी जो है हमेशा माइनस में होगी, किसकी, अवतल दर्पण की। अगर यही कहिएगा उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है, उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ करता है वो देखें, लेंस और दर्पण, ये दोनों चीज में लोग कंफ्यूजन करता है, ठीक है। अब देखिए ये लेंस क्या, अगर मान लीजिए छोटे याद रखने के लिए कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ जाइएगा, जिसमें माइंड पे बैठ जाएगा ये बात, ये तो आप लोग नहीं भूलिएगा। इसमें देखिए 2 प नो अगर मान लेते हैं तीन अक्षर हैं। अब इसमें देखिए लो सो अगर मान लेते हैं तो ये 3 अक्षर है, ये 2 अक्षर है, ठीक है। ये मोटा मोटी मान लीजिए 2, इसमें मान लीजिए 3। अब अवतल ओ बो तो लो 4 को हो गया, ठीक है, 4 तो 3 मान लीजिए, ठीक है, और उत्तल मान लीजिए 3 है, 3 तो 2। देखिए यहाँ क्लियर है, 4 गो अगर अक्षर है तो मान लीजिए दर्पण है, अगर दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, अवतल है, तो समझ जाइए जो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी अलग अलग होती है, वास्तविक बनाती है। और उत्तल है तो लेंस है, ठीक है। अब देखिए तो इसका जो होती है, इसमें जो होती है फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, लेकिन अवतल दर्पण में प्लस में होती है। हाँ, उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, लेकिन अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, ये प्लस में होती है, ठीक है। देखिए जब अवतल दर्पण के सामने, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनती है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, मुख्य फोकस पे बनती है। ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनती है, जो वास्तविक होती है, उल्टी होती है, वस्तु से बहुत छोटी होती है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, कहाँ, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। चलिए आगे देखते हैं पुनः, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के
बीच होती है, मतलब यहां पे यदि वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। अब देखिए इसी का अपोजिट हम समझते हैं, ठीक है। जब वस्तु यहां होगी तो प्रतिबिंब यहां बनेगी, यहां होगी तो यहां बनेगी, मतलब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब वक्रता केंद्र पर वस्तु आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वो देखिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी, जो वास्तविक होगी उल्टी होगी और वस्तु के बराबर होगी। जो वास्तविक उल्टी और वस्तु के बराबर होती है प्रतिबिंब, वो जब वक्रता केंद्र पर बनती है। तो चलिए अगला स्टेप तो हम बता चुके हैं। जब सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच होती है, मतलब यहाँ पे जब होती है वस्तु, तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है, दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनती है जो वास्तविक होती है, और दर्पण के पीछे बनती है जो काल्पनिक होती है, आभासी होती है और सीधी होती है, वस्तु से बड़ी होती है प्रतिबिंब। क्लियर है। अब देखिए हम शॉर्ट में याद करने के लिए 3 ही शब्द बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए 3 ही शब्द बोलेंगे, 3 ही शब्द में सारा कुछ आ जाता है। ये इतना चीज याद रखिए। देखिए आनन फानन मतलब क्या कहते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, ठीक है। क्या कहता है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। जब अब देखिए, अ मतलब अनंत और ब मतलब वक्रता केंद्र, जब इन दोनों के बीच वस्तु होगा तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा। समझ में आ रही है। देखिए पुनः, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, ठीक है। और जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। वक बराबर मतलब जब वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगी और बराबर बनेगी, ठीक है। मतलब जैसी वस्तु होगी उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनेगी, जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पर अब छोटा बड़ा कैसे होता है वो ध्यान से देखिए। ये 3 कंडीशन, इसमें सब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सारा का सारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है, और जब वास्तविक बनता है तो हम आपको बता चुके हैं उल्टा है। 2 चीज याद हो गया। देखिए आनंद फानंद मतलब जब अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर, जो वास्तविक होगी वो उल्टी होगी, ठीक है। जब
अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, जो वास्तविक होगी उल्टी होगी। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र पर बनेगी, वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी जो बराबर होगी, वास्तविक होगी, ठीक है, उल्टी होगी, ठीक है। अब देखिए जब इधर से इधर बनेगा, मतलब अनंत पे जब वस्तु होगा, प्रतिबिंब अगर फोकस पे बनता है तो समझ जाइएगा छोटा है। जब इसके बीच वस्तु रखी है, फ के बीच बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा, ठीक है। और वक्रता केंद्र दोनों में बराबर बनेगा। लेकिन जब इधर से इधर की ओर बनेगा, मतलब फोकस पर जब होगा, अगर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यदि अनंत पर बन रहा है तो बड़ा बनेगा। फिर इधर से इधर यदि बन रहा है, इस पे अगर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है तो समझ जाइए बड़ा बन रहा है, ठीक है। ये दो कंडीशन में बड़ा बनता है बस, बाकी तो नहीं। अब तीसरा कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें नहीं है, ये याद रखना है। जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? दर्पण के पीछे बनती है, आभासी बनती है, सीधी बनती है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अब देखिए एक ही सिर्फ कंडीशन याद रखिए उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो हमने आपको पहले बता चुके हैं जो आभासी जो प्रतिबिंब बनती है वो सीधी बनती है और वस्तु से छोटी बनती है, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटी बनती है, ठीक है। और ये वस्तु से छोटी बनने के कारण इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी में जो आईना शीशा लगा होता है सामने, वो ही क्या कहते हैं पीछे देखने के लिए, वही साइड मिरर कहलाता है। वो हमेशा उत्तल दर्पण का बना होता है। उत्तल दर्पण का, अगर उत्तल दर्पण का नहीं बना होगा तो बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब वो अपने अंदर छोटी नहीं बनाएगी। अगर छोटी नहीं बनाएगी तो वस्तु दिखाई नहीं देगा, जिससे ड्राइवर को आगे चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम अगला पॉइंट रखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और है, एक दो बता चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आवर्धन पे। आवर्धन किसे कहते हैं? एक चीज और है, पुनः एक ऑब्जेक्टिव पहले याद करने पे, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब फोकस दूरी का दुगुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, दो भाग बांट देंगे तो समझ जाइए फोकस दूरी हो जाती है किसी भी दर्पण की, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी की दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या। चलिए अब चलते हैं आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु कहिए या बिंब कहिए, बात बराबर है। अब देखिए प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब, ये बिंब का उल्टा होता है एक तरह से। प्रतिबिंब कहते हैं ना एक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। ये प्रतिबिंब किसका बना है? बिंब का। ये बिंब का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। क्लियर है? बिंब मतलब वस्तु, इसी को बोलते हैं वस्तु, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है, वही प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को मैग्निफिकेशन, आवर्धन को m के द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को m के द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी वस्तु के द्वारा, किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब की, किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर h डैश है, अगर वस्तु की ऊंचाई h है, ठीक है, तो बन गया क्या? आवर्धन बराबर h डैश बट्टा h। और हिंदी में लिखते हैं, देखिए आवर्धन बराबर
ठीक है, आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आवर्धन को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, एम के द्वारा। देखिए यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। आवर्धन का मान, ऑब्जेक्टिव है आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब काल्पनिक है। ठीक है, आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव है तो समझ जाइए क्या है, वो धनात्मक है, ये काल्पनिक है। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो समझ जाइए वो क्या है, जो वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, काल्पनिक है तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। इससे आप उल्टा भी समझ सकते हैं, जब आवर्धन का मान धनात्मक हो तो क्या, कौन सा दर्पण होगा, ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। बात समझ आ गई। अब देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, इसमें आवर्धन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आवर्धन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जब क्या कहते हैं उत्तल दर्पण यदि होगा उसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाया जाता है। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हमने आपको बता दिया आवर्धन का मान धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पे लिखा मिलता है आवर्धन का मान +1 से अधिक होता है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा है। ठीक है, अगर आवर्धन का मान 1 से अधिक आवर्धन का मान +1 से अधिक हो तो क्या समझेंगे, आवर्धन का मान यदि 1 से अधिक होगा तो समझ जाइए वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब बड़ा है। बात समझ आ गई। +1 से अधिक मतलब जैसे 1 से अधिक क्या है, 1.15 1.5 है, 1.25 है, तो मतलब 1 से अधिक है तो समझ जाइए जो वो क्या है, जो आवर्धन का मान जो है 1 से अधिक यदि है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की तुलना में बड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अब ये भी तो होगा आवर्धन का मान +1 से कम भी होगा। अब देखिए आवर्धन का मान +1 से कम होगा तो क्या होगा, वो +1 से कम यदि होगा आवर्धन का मान तो क्या होगा, जो वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब ये देखिए हो सकता है +1 के बराबर भी तो हो सकता है। आवर्धन का मान +1 के बराबर हो तो क्या होगा, +1 के बराबर यदि होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब +1 के बराबर है। मतलब +1 का मतलब यहाँ पर सीधा कहेगा, आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा जो किसी दर्पण में आवर्धन का मान +1 हो, इसका क्या तात्पर्य है या इससे क्या अभिप्राय है। तो आपको क्या जवाब देना है, जो आवर्धन का मान +1 है इसका मतलब है कि दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर क्या कहते हैं +1 से कम है,
अगर हो तो क्या होगा, तो सिर्फ कहना है दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के आकार की तुलना में कम होता है और अधिक है तो बड़ा होता है। बस इतना याद रखना है और आपको जवाब देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो फार्मूला होता है m बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा S2, ये तो हम पहले आपको लिख चुके हैं। अब एक और है जो v बाय यू माइनस डी बाई यू होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई बराबर m। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, जो आवर्धन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये v को सूचित करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को और u के द्वारा सूचित करते हैं वस्तु की दूरी को। चलिए अब अगला क्लास में हम अगले अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है प्रकाश का, इसके बारे में पढ़ेंगे।